So if you are not comfortable listening to me in Hindi, then just tell me. I will switch to English. No, sir. Because viewers should be 30 comfortable. 30 seconds. Hold down, sir. After 30 Okay. seconds, we are live. Okay, just message me, okay? Yeah. Sure. Yes, sir. You were saying. नहीं, I think, sir, we'll understand you. And you can always use like हम लोग को वातावरण टाइप हिंदी यूज नहीं करनी है. हम लोग को सिर्फ वर्ड्स के साथ हिंदी का थोड़ा सा मेल बिठाना है. That's all. Otherwise. Good evening, everyone. My name is Rohini Mansanda. I'm a public speaker and associated with SeekMed. SeekMed is a global telemedicine platform which connects the patient from around the globe to India's award-winning doctors through a video consultation. SeekMed के जरिए आप दुनिया में किसी भी कोने से इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट के थ्रू वीडियो कंसल्ट, फॉलो अप और रेगुलर चेकअप भी करवा सकते हैं. तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमेशा से कंसर्न रहा है सबके लिए, हार्ट सर्जरीज. We often hear everyone talking about it, and most important, we often see people taking very extra care of their heart because जब भी हम हार्ट सर्जरीज की बात करते हैं, we often get scared. But as we say कि साइंस ने अब इतनी सब चीजों में एडवांस कर दी है, and that is our topic today, the evolving science of advanced heart surgeries. And to talk about this very important topic, we have none other than a very highly renowned and senior doctor with us, Dr. Anjay Mule, Director, Advanced Heart Surgeries and Heart Transplants at Sir H.N. Reliance Foundation Hospital, Mumbai. Sir, very warm welcome to you, sir. I request you to please give a brief introduction about yourself and the specialty and expertise, please. मैं हृदय शल्य चिकित्सक हूँ जो दिल के ऑपरेशन करता हूँ, मगर ऐसी घबराने की कुछ बात नहीं है. आज मैं जो आपको बोलने वाला हूँ वो दुनिया में सभी जगह होता है. अनेक रुग्णों को यह उपचार हुए हैं और इस तरह से आज 2020 में हम ऐसे मोड पे आए हैं कि ये ऑपरेशन के खाली जिंदा नहीं रखना है मगर अच्छी ज़िंदगी बीत सके. जो भगवान ने हमें जितनी उम्र दी है उतने ही हम जीने वाले हैं, मगर जिस तरह से हम जिएंगे, अच्छी तरह से जो जिएंगे, अच्छी उम्मीद से जिएंगे, इसके लिए ये जो दिल की तकलीफ है इससे जितने हम जल्दी बाहर आ सकते हैं वो आने के लिए जो एडवांस कार्डियक सर्जरी, वही जो चीज़ है, वही जो ऑपरेशन है, वो अलग तरीके से करके जो हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल के नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बनाते हैं, होशियार करते हैं, उपलब्ध करते हैं खुद के लिए, समाज के लिए. इसका आज हम चर्चा करने वाले हैं. मैं ये फील्ड में लगभग 30 साल से ऊपर हूँ. यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, वेस्ट इंडीज़, कई जगह मैंने काम किया है. हर जगह से कुछ सीखने को मिला है और उसका फ़ायदा मेरे पेशेंट को मैं कैसा दे सकूं, इसके बारे में हम सोच रहे हैं. ये एडवांस कार्डियक सर्जरी यानी कुछ अलग बात नहीं है. मैं जो समझा हूँ वो जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, वो टेस्ट होती है, वनडे होता है, 2020 होता है, इस तरह से यही हार्ट ऑपरेशन है, वो अलग तरीके से किया जाता है, अलग तरीके से खेला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जल्दी से जल्दी हम नॉर्मल लाइफ लाने के लिए उपलब्ध कर सकते हैं. Right, sir. Thank you so much, sir. Before starting our questions, मैं अपने viewers को ये बता दूं कि ये एक लाइव वेबिनार है और अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस है जो आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, आप हमें प्लीज कमेंट्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं. So let's begin. And my first question is to you, sir. What are the advanced cardiac surgeries performed by you? Lately, आपने कौन सी ऐसी सर्जरीज की हैं एडवांस? एडवांस कार्डियक सर्जरी यानी मैं जो अभी 2 मिनट पहले जो बोला वही बात है कि कुछ अलग बात नहीं है. इस तरह के ऑपरेशन पहले भी किया जाते थे, पहले भी, अभी भी कर रहे हैं और अभी भी करेंगे. हम कुछ नया ऑपरेशन नहीं ढूंढा है, नया तरीका नहीं ढूंढा है. तो जो लिसनर्स है, जो सुन रहे हैं, उनके लिए एक बात समझना चाहिए
कि ये कुछ नया ट्रीटमेंट अवेलेबल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अलग तरीके से हम करते हैं वही इलाज, अलग तरीके से जो करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को कम से कम हॉस्पिटल रहना पड़े। अभी कोविड में सबको डर लगता है कि हॉस्पिटल में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कितना दिन रहना पड़ेगा, उधर से मेरे को कोविड होगा कि नहीं। ये सब जो बातें हैं वो छोटा सा छोटा ऑपरेशन करके सेम ट्रीटमेंट, सेम उपाय, उपचार अगर हो सकता है तो इसके लिए हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो वाल का ऑपरेशन है उसमें दो तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, या बाईपास ऑपरेशन जो नॉर्मल होता है। तो वाल ऑपरेशन में जो बड़ा सीने काट के जो होता है, पूरा का पूरा हड्डी काटना होता है, वो थोड़ा साइड से काट के या छोटा इंसिजन लेके है, उसको मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी हम बोलते हैं। इस तरह से करके ऑपरेशन वही रहता है, मगर करने का इलाज करने का तरीका जो है वो अलग है। जैसा मैं बोला 2020 तो छोटा शॉर्ट फॉर्म है, वो टेस्ट 5 दिन का टेस्ट खेलना है या 2020 करके घर जाना है और मजा करना है। तो इस तरह से ये Right. छोटा सा ऑपरेशन, वही ऑपरेशन अलग तरीके से करके हम वो बनाते हैं। वाल ऑपरेशन में रिपेयर अगर ज्यादा है, जो भगवान ने हमें जो वाल दिया है, भगवान ने हमें झड़प दी है, वो अगर खराब हो गई तो वही रिपेयर करके, उसके लिए सर्जन को ज्यादा तकलीफ होती है मगर पेशेंट के लिए बहुत फायदा होता है। क्योंकि जो आदमी ने वाल बनाया है, जो भगवान ने जैसा वाल दिया है वैसा नहीं बना सका है। दो तरीके के वाल है, हर एक के फायदे उसके तोटे है, मगर अगर वही वाल हम रिपेयर कर सके, वही वाल हम रख के अच्छा तरह से फंक्शन कर सके तो उसको पेशेंट को फायदा ज्यादा होता है। वाल अगर बदलना ही पड़े तो बिना ऑपरेशन करके, जो ऑपरेशन जो होता है उसमें भूल देनी पड़ती है, 4 दिन रहना पड़ता है, 2 दिन आईसीयू में रहना पड़ता है, फिर धीरे धीरे 5वें-6ठे दिन घर जाना पड़ता है। ऑपरेशन की रिस्क कम करके और ऑपरेशन का जो कोर्स है, हॉस्पिटल का ड्यूरेशन है, जो 4, 5, 6 घंटे का ऑपरेशन है, वो 1 घंटे में करके अगर बिना भूल दे के भी अगर पेशेंट को हो सके तो जाना है, उसको टावर या टावी जो बोलते हैं, वो जो नया टेक्नोलॉजी जो आया है वो तरीके से हम वो वाल रिप्लेस कर सकते हैं। बाईपास ऑपरेशन में वही बाईपास ऑपरेशन, मगर अगर मिनिमली इन्वेजिव से कर सके तो ऑपरेशन में से होने वाली रिकवरी जो है और वही फायदा, तो टोटल आर्टेरियल ग्राफ्ट जो बोलते हैं वो मिनिमली ऑपरेशन, अभी सब पेशेंट के लिए वो फायदेशीर होता है ऐसा नहीं, सब पेशेंट के लिए उसकी रिस्क अच्छी होती है ऐसे नहीं। तो उसमें से चुनना पड़ता है कि कौन सा पेशेंट को यह ऑपरेशन सूट होएगा, कौन से को नहीं होएगा, वो हिसाब करके वो साइंस लगा के फिर हम डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन आ जाए। किसको डायबिटीज है, जो जख्म भरने में तकलीफ होती है, तो हम जो इधर से हड्डी काटते हैं तो हड्डी भरने को तकलीफ होती है, ज्यादा दिन लगते हैं, तो जब हम साइड से ऑपरेशन करते हैं बिना हड्डी काट के, वो मिनिमल इन्वेजिव बाईपास ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, वो अगर करे तो फिर ऑपरेशन से बाहर आने का पेशेंट को और जख्म भरने का जो प्रॉब्लम होता है वो कम हो जाता है। पल्मोनरी एंड आर्टेरेक्टोमी, जो हमारे पैर में कभी कभी खून की गांठ जमती है, अभी कोरोना में घर में बैठे बैठे हमारे हालचाल कम होती है, हमारा चलना कम होता है, तो पैर में खून की गांठ जम जाती है। वो गांठ अगर फफड़े में गई तो वो क्रॉनिक काफी दिनों से जाती रही तो हमारा ऑक्सीजन लेने का प्रमाण कम हो जाता है। इस हालत में जो गांठ जो है, लंग में से जो गांठ, जड़कों से गांठ है, फफड़े में से जो गांठ है वो निकालना है, ये एडवांस कार्डियक सर्जरी है। पहले जो था ये ऑपरेशन के लिए हमें लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ता था, मगर अभी अगर वो गांठ निकाल दिए तो उनका नॉर्मल लंग, पेशेंट का दिया हुआ, भगवान ने जो दिया हुआ लंग, वो अच्छा का अच्छा रख के फिर वो हम आगे आगे बढ़ सकते हैं या पेशेंट को नॉर्मल कर सकते हैं, उसको लंग ट्रांसप्लांट की संभावना कम हो जाती है। और लास्ट एडवांस कार्डियक सर्जरी जो मैं बोल सकता हूँ तो वो है कि जो पेशेंट को, जिस पेशेंट का दिल का पंप कमजोर हो गया है, उसके लिए हम हार्ट ट्रांसप्लांट, या फफेड़े की कमजोर हो गई है वो लंग ट्रांसप्लांट, या अगर हार्ट ट्रांसप्लांट करने लायक जो उनका शरीर या हृदय नहीं है तो फिर उसमें मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट जो बोलते हैं, एलवैड, जो मैकेनिकल असिस्टेंट जो बोलते हैं, कि उसका खुद का, पेशेंट का खुद का हार्ट रख के फिर उसमें दूसरा आर्टिफिशियल मशीन लगाना है वही दिल को, कि अगर दिल का पंप करने की ताकत 10% हो गई है तो वो मशीन जो है वो बाकी 50% या 90% काम वो मशीन करता है। इस तरह से ये एडवांस कार्डियक सर्जरी अभी हम आगे से ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगेगा। कोविड में अगर लंग फफेड़े में खराब हो गए तो फफेड़े का ट्रांसप्लांट उसके लिए करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो एडवांस कार्डियक सर्जरी बोलते हैं वो ये प्रकार के।
Great, sir. Thank you. But as you just talked about the minimally invasive cardiac surgery, और आजकल इसके बारे में हम लोग वैसे भी बहुत सुन रहे हैं, बट ऐसे कौन कौन से पेशेंट्स हैं जो ऐसी सर्जरी जिनके लिए ये बेनिफिशियल रहती है, अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो वाल ऑपरेशन के लिए मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में 2 प्रकार है। एक साइड से करते हैं या राइट साइड से, जो उसमें से 2 प्रकार के वाल उसको कर सकते हैं, 3 प्रकार के वाल। और जो हमें भगवान ने 4 वाल दिए हैं, उसमें से 3 वाल हम राइट साइड से बिना हड्डी काट के कर सकते हैं, और एक जो वाल है वो सामने की पूरी हड्डी न काट के छोटा सा पोर्शन, ऊपर पोर्शन जो है वो ही काट के हम ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके फायदे ये है कि ऑपरेशन से वो पेशेंट चलना घूमना फिरना जल्दी होता है, घर जाना आसान होता है, ऑपरेशन का दर्द कम होता है, और वो ऑपरेशन से बाहर जो निकलते हैं वो अच्छी तरह से निकलते हैं। ऑपरेशन वही रहता है, ऑपरेशन में कुछ फर्क नहीं, ऑपरेशन का तरीका वही रहता है, खाली जो ऑपरेशन करने की जो तरीका है वो अलग हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी उसको रिजल्ट वगैरह सब सेम मिलता है। बाईपास वो ये ऑपरेशन जो है वो, अगर हार्ट का साइज कैसा है, पेशेंट की उम्र कैसी है, पेशेंट को एक ही वाल चाहिए कि वाल और बाईपास दोनों करना है, इस अनेक प्रकार के जो चीजें हैं उस प्रकार पे वो ये अवलंबन रहता है कि वो हम मिनिमली इन्वेजिव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिनिमली इन्वेजिव बाईपास ऑपरेशन बोले तो इस प्रकार के ऑपरेशन भी, अगर जो पेशेंट डायबिटिक है, जिसको जख्म भरने के लिए तकलीफ हो सकती है, जिन पेशेंट को ये ऑपरेशन बायलैटरल इंटरमेमोरी आर्टरी, यानी हमारे जो सीना है उसके दोनों बाजू, ये जो हमारी हड्डी है उसके दोनों बाजू एक एक खून की नली रहती है, रक्तवाहिनी बोलते हैं उसको, इंटरमेमोरी आर्टरी बोलते हैं उसको। अगर वो लिया तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट वो बाईपास ऑपरेशन का ज्यादा रहता है। ये सभी जगह अभी साइंस ने प्रूव कर दिया है। तो ये अगर दोनों यूज करें तो हमारे ये हड्डी का ब्लड सप्लाई, खून सप्लाई जो है, खून जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो दोनों नली हम दिल को देते हैं। तो इसमें अगर हड्डी काटे तो उसका ब्लड सप्लाई कम करे, और पेशेंट को डायबिटीज है तो ये जख्म भरने में ज्यादा तकलीफ होती है, टाइम लगता है, और कभी कभी भरती ही नहीं है जख्म। डायबिटीज में पहले ही जख्म भरने को तकलीफ होती है। तो इस प्रकार के पेशेंट में अगर हम लेफ्ट मिनिमल इन्वेजिव से करें तो दोनों आर्टरी यूज कर सकते हैं, और हड्डी भरने का या जख्म भरने का प्रॉब्लम नहीं रहता है। मगर जिस पेशेंट को डायबिटीज नहीं है, जिस पेशेंट का दिल बड़ा है, जिस पेशेंट को पंपिंग कम है, तो इस प्रकार के मिनिमल इन्वेजिव इस पेशेंट में ऑपरेशन करना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। तो सेफ्टी और बेनिफिट पेशेंट का जो है वो दोनों प्रकार के देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को ये सेफ है, सूट है और अच्छा रहेगा। Right. So with this, we actually got a question from the audience कि क्या एज मैटर करती है इन मिनिमली इन्वेसिव के लिए? मान लीजिए कि एक इंसान है जिसको डायबिटीज वैसे नहीं है, दैट पर्सन इज नॉर्मली लाइक इज परफेक्टली हेल्दी, बट ही इज ओवर 60 years of age, तो क्या हम उसमें मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज का यूज कर सकते हैं? अगेन, एज इज नॉट द लिमिट, मगर अच्छा सवाल अच्छा है, क्योंकि जैसे हमारी बदन की हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारे टिश्यूज टफ हो जाते हैं, हमारा मन भी, हमारे विचार भी और हमारा शरीर भी। Right. छोटे बच्चे को बदलना या छोटे बच्चे को जो इलास्टिसिटी रहती है बदन में, खींचना, वापस नजदीक आना, वो जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी हड्डी वगैरह सब थोड़ी स्टिफ होती है, कड़क होती है, मन भी कड़क होता है, विचार भी कड़क होते हैं, वो बदलना बहुत मुश्किल है। तो इस पेशेंट में मिनिमम इन्वेजिव कभी कभी तकलीफ देता है, करने वाले को भी और करवा लेने वाले को भी। और अगर डायबिटीज नहीं है और दोनों इंटरमेमोरी आर्टरी हम यूज कर सकते हैं तो फिर दैट इज, आई वुड से दैट विल बी सेफ एंड बेटर ऑप्शन। जो सवाल था कि कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, मगर ऑपरेशन की रिस्क और ऑपरेशन से मिलने वाला फायदा ज्यादा नहीं है जो सामने नॉर्मल ऑपरेशन कर सकते हैं। Right, sir. Thank you so much. Bypass operation is my passion. I started it in India for bypass operation and the wall operation. But as I said that in selected patients it gives excellent and beautiful and very good results. फायदा बहुत होता है अगर डायबिटीज है और अदर प्रॉब्लम्स है,
कर सकते हैं, Right. सब कर सकते हैं। Right, sir. Thank you so much, and I hope हमने उनका जवाब दिया हो. And so sir, next question पे आते हैं. क्या वॉल्व रिपेयर सर्जरी प्रोग्राम जो आप बोल रहे हैं कि आपने शुरू किया है इंडिया में, और आप स्पेशली इसी चीज के लिए लाए थे ताकि लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहे, तो क्या ये इंडिया में सस्टेनेबल है? वाल्व रिपेयर प्रोग्राम मैंने नहीं शुरू किया, कई बुजुर्ग है, कई मेरे सीनियर है जिन्होंने दिल्ली से चेन्नई तक जो करते आए, कर रहे, किया है, मगर खास तरह से जिस तरह से सब कार्डियक सर्जन या हार्ट सर्जन ने वो लेना चाहिए था या पेशेंट को देना चाहिए था, वो इतना नहीं फैला है। हार्ट सर्जन के लिए, मेरे लिए, किसी का वाल निकाल के कचरे में फेंक देने का और नया डालने का सबसे आसान है, सबसे आइडिया अच्छा है, सबसे सेफ है। अगर वो वाल में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मेरा कुछ गलती नहीं है, मैंने वो निकाल के दिया, वो वाल का प्रॉब्लम है, वो कंपनी कौन सी वाल है, वो उसका वो चल नहीं रहा है कि नहीं रहा है, चल रहा है। वो जो वाल है मैकेनिकल, समझो तुम, दो प्रकार के वाल है, जानवरों से बनाया हुआ है और मैकेनिकल वाल। आदमी ने जो बनाया है वाल वो दो प्रकार के हैं। हर एक के फायदे, हर एक के रिस्क है, हर एक की मर्यादा है। जो जानवरों से जो बनाया है वाल, उसको जैसे मेरे को जिंदगी है, आदमी को जिंदगी है, वैसे जानवरों को भी जिंदगी है और वो वाल को भी जिंदगी रहती है। तो 15-20 साल के बाद वो भी वाल खराब होने लगता है। जो मैकेनिकल वाल है, जो लोहे का बनाया है, वो चालू ही रहता है, चालू ही रहता है, मगर उसकी निगाह रखनी पड़ती है, उसके लिए एक गोली लेनी पड़ती है। जो गोली जो ऐसी है कि जो हमारा खून पतला करती है, क्योंकि जो हमने लोहा अंदर डाला है वो नैसर्गिक है कि वो लोहे के बाजू खून की गांठ जम जाए, और वो गांठ जम जाएगा तो वाल चोक हो जाएगा। वो गांठ जम जाएगी तो अगर उसमें से छूटेगी और हमारे भेजे में जाएगी तो हमें पैरालिसिस या लकवा आ जाएगा। इसके लिए वो खून पतला रखने की गोली हमें जिंदगी भर लेनी पड़ती है, और उसके बाद वो गोली का डोज बराबर है कि नहीं देखने के लिए हर महीने में खून का तपास करना पड़ता है। अगर गोली का डोज ज्यादा हो गया तो मेरे को ब्रेन हिमरेज सकता है, कि यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, क्योंकि खून ज्यादा पतला होता है। तो ये दोनों चीजें वो गोली से होती है। प्रॉब्लम वाल का नहीं है, मगर वो वाल को के अच्छा रखने के लिए, उसकी निगाह रखने के लिए जो हमें गोली लेनी पड़ती है, उसका वो साइड इफेक्ट है, उसका वो प्रॉब्लम है। अगर ये दोनों से छुटकारा चाहिए और जो भगवान ने जो वाल दिया है वही रखना चाहिए, तो वाल रिपेयर आई थिंक इज द फर्स्ट ऑप्शन, बेटर ऑप्शन। इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे में, हम जब सीख रहे थे कार्डियक सर्जरी 30 साल पहले, तो वाल निकाल के दूसरा वाल डालना ऐसा ही था, बराबर, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है, जो पॉवर्टी है, उसमें हम दिल का एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, तो दूसरा करना नहीं है। अगर रिपेयर फेल हो गई, रिपेयर में वापस कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वाल रिप्लेस करना है, ठीक है, तो एक बार रिप्लेस करेगा तो काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। और उसके मैंने अभी बताया वैसे फायदे तोटे हैं। तो ये जो रिपेयर जो है वो अगर जल्दी करे तो अच्छा है, और रिप्लेसमेंट जितना लेट करे उतना अच्छा है। जितना हम पोस्टपोन करें रिप्लेसमेंट, अगर रिप्लेस ही करना है वाल, तो जितना आगे ढकल सके उतना ढकलना अच्छा है, क्योंकि भगवान ने जो वाल दिया है वो हम निकाल के फेंक दे रहे हैं और दूसरा डाल रहे हैं। वो जितना लेट करे उतना अच्छा। तो ये लेट करने में पेशेंट हमारे पास इतने लेट आते हैं कि फिर वो रिपेयर का चांस निकल जाता है। और अभी पेशेंट को इधर बताना है कि हाँ, अब्रॉड कैसा होता है, इंश्योरेंस है या गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, इन इंग्लैंड और इन यूरोप। इन अमेरिका देयर इज इंश्योरेंस एंड द इंश्योरेंस पेज फॉर इट। सो एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन पेशेंट को नहीं भरना पड़ता है पैसा। पर अभी रिपेयर में भी इतने अच्छे तरह से टेक्नोलॉजी सुधर गई है, साइंस बदल गया है, हमें जानकारी हो गई है कि वाल कौन सी तरह से रिपेयर करना है, और बिना ऑपरेशन करके भी हम अभी रिपेयर करते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट्स बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप बिना ऑपरेशन करके वाल रिप्लेस कर सकते हैं, वैसा बिना ऑपरेशन करके एक क्लिप लगा के खाली वाल रिपेयर भी हो सकता है। Right, sir. Right, and that's very useful and that's very insightful actually. But अगर हम advancement की बात करें, तो what are the current advances? अभी आपने बात करी भी structural heart disease के बारे में. What are the current advances in structural heart disease treatment? Now,
Structural heart disease, structural heart defects or treatment, structural heart treatment, what you call. अभी ये जो टेक्नोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी जो आई है, वो अभी मेरे बुढ़ापे में ही आई है, तो पहले नहीं थी, ये टर्म ही नहीं, आपका बुढ़ापा नहीं, आपका टर्म ही ये ऐसी टर्म ही नहीं थी. तो स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट यानी हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर जो है, जो वाल है या हमारे दिल में छेद है, जो जन्म से हो या बाद में हो, वो बंद करना, बिना ऑपरेशन का बंद करना, उसको हम स्ट्रक्चरल हार्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं. तो जो वाल रिप्लेस करना है या वाल रिपेयर करना है बिना ऑपरेशन का, खाली वो उसको एक क्लिप लगाते हैं, वो बिना ऑपरेशन का, बिना खोल के, बिना कुछ करके, और वो उसका रिजल्ट बढ़िया है. जिनका हार्ट फेल्यूर होता है, जिनमें हार्ट का वाल का लीक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खाली उसको एक छोटा क्लिप लगाना है, वो 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाता है. मगर वो अभी भी कॉस्टली है, वो हिंदुस्तान में आने तक उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी कॉस्ट कम होने को भी टाइम लगेगा. बट दीज आर कॉल्ड व्हाट यू कॉल स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट्स. सो जो पहला जो दिल का जो पहला ऑपरेशन हुआ था, वो हमारे जन्म से ही हमारे दिल में एक 2 चैम्बर में एक पर्दा रहता है, उसमें जो छेद होता है वो जन्म से होता है. तो जब हम रोते हैं तो वो छेद बंद हो जाता है. अगर हम इसके लिए हम रोना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे फफेड़े, हम जब पेट में रहते हैं, माँ के गोद में रहते हैं, तो हमारे फफेड़े काम नहीं करते हैं, माँ के फफेड़े काम करते हैं. तो जो ऑक्सीजन जो होता है हमारे, हम जो बच्चे पेट में बच्चे रहते हैं गोद में, तो हमारा जो ऑक्सीजनेशन होता है वो माँ के फफेड़े से होता है. तो हमारे फफेड़े में खून जाने का कुछ संभावना नहीं है और कुछ फायदा भी नहीं है. तो वो छेद में से फफेड़े में खून न जाते हुए डायरेक्ट इधर से उधर जाता है. जब हम पहला रोते हैं, हमारा सांस फफेड़े काम करने लगते हैं, हम पहला सांस लेते हैं, फफेड़े में खून जाने लगता है, तो वो छेद बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है. कई लोगों का नहीं होता है, और वो छेद पहला जो ऑपरेशन हार्ट का, दिल का जो शुरुआत हुई 1950 में, तो वो पहला जो ऑपरेशन था वो छेद बंद करने का था. आज टुडे वो छेद बिना ऑपरेशन का ही बंद होता है. वो दिस इज एडवांस टेक्नोलॉजी. राइट. This is Thank you so much. Structural heart treatments. Disease. Great sir, thank you so much for the information. अपने next question पे जाने से पहले एक audience से question है. Someone has asked us कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन 11 साल पहले हुआ था और मैंने 2 साल पहले अपनी इकोस्प्रिन, जो खून पतला की दवाई होती है, वो लेनी बंद कर दी है और मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ. So, क्या मुझे वो दवाई अब फिर से लेनी चाहिए या फिर कैसा उसका सिस्टम होना चाहिए? बिकॉज मैं बिल्कुल हेल्दी फील करता हूँ. हार्ट का ऑपरेशन क्या हुआ था? बाईपास ऑपरेशन हुआ है? मेंशन बाईपास नहीं, आई थिंक जो नॉर्मल ऑपरेशन की बात हो रही है, शायद मेरे ख्याल से स्टेंट जो डलते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे. तो लेना ही है, उससे छुटकारा नहीं है. प्लीज टेक. तो सर जो 2 साल पहले अगर मान लीजिए बंद कर चुके हैं, तो एकदम से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उनको कोई टेस्ट कराना चाहिए? नहीं, एकदम स्टार्ट कर सकते हैं. 150 मिलीग्राम दिन में एक गोली लेनी है, उसका असर तुरंत आने लगता है. बट प्लीज डोंट स्टॉप. नहीं तो फिर मेरे को मिनिमली इन्वेसिव बाईपास करना पड़ेगा. सर थोड़ा बहुत नॉलेज इस चीज में आई थिंक मेरे को है, बिकॉज मेरे डैड का भी ऑपरेशन हुआ है इस चीज के लिए. एंड तो वो 2 तरह के आते हैं, इकोस्प्रिन विद क्लोपीवास और इकोस्प्रिन विद अटोरलिप. तो हम कौन सा चीज हमें बोलना चाहिए कि हम लोग अगर एकदम से शुरू करते हैं तो हम लोग को कौन सा वाला लेना चाहिए? आइडियली व्हेन देयर इज अ स्टेंट इट शुड बी बोथ क्लोपीवास एंड इकोस्प्रिन. Clopidogrel and Ecosprin. Okay. Both. Okay. If it is a bypass operation with total arterial grafts, we can take either of the two. Okay. If somebody has got stomach problem, ulcers, acidity, gastritis, then we can hold on Ecosprin, but Clopidogrel should be taken. Clopidogrel should be taken. D-plat should be taken. Right, but अब तो I guess अब तो combination भी आते हैं, Ecosprin with the Ecosprin one tablet. Perfect. Right, so one tablet can be taken once a day. So again coming back to the same thing which I was talking about, the mechanical valve, for which we have to take a tablet which is a blood thinner because we are putting a foreign material in
Stent also, we are putting a spring, a foreign material in the blood vessel. एंड वो क्लॉट नहीं होना चाहिए, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर क्लॉट नहीं जमना चाहिए. इसके लिए जिंदगी भर वो डीप्लाइड रोलिंग लेनी है. ग्रेट सर, आई होप हम लोगों ने आपके व्यूअर्स के जवाब दिए होंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर, हाउ डू यू परसीव ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एंड स्टेज हार्ट डिसीजेस? End stage heart diseases is when my pumping of the heart stops, when my pumping of the heart weakens, when pumping of the heart goes down. So normally pumping of my heart is around 60% is my pump of the heart. So whatever the blood comes in the left side of my chamber, it pumps 60% of that blood all over my body, and again it comes back to me, and again I pump it. If my heart is pumping or ejecting only 10%, then remaining 50% or remaining 90% of the blood is remaining in my heart, which goes back into my lungs. It damages, it accumulates in my lungs. And if you take a sponge, and it is very light, the sponge is very light in the kitchen and all. Now in 2020, everybody is washing their utensils. So they will be, no, the sponge is very light. But if you put that sponge in a water, it becomes wet, it becomes very heavy. So similarly, if the water accumulates in my blood, and it is not pumping forward because my heart pump is weak, then that I cannot oxygenate. I cannot take the oxygen or air, and I feel air hungry, or I get shortness of breath. And that is a stage when I know that the patient cannot breathe at all, because it is difficult to push that air in that waterlogged lungs. In that case, when my pump is weakened, I have to change that heart. That is what called end stage heart failure. And when my valve is a problem, we change the valve or repair the valve. When my coronaries or the blood vessels of the heart are blocked or clogged, either I take medicines or I put a stent like we discussed just now, or we can do a bypass operation. But when, because of whatever reason, because of the valve, because of the choked blood vessels, or because of no reason, my pump of the heart is weakened, I have to change the pump. That is what end stage heart failure, what we call, or end stage failure. So heart attack is different than heart failure. Understand it? So heart attack is when my blood vessel of my heart is 100% blocked. Then we open it by angioplasty or put a stent there or do a bypass to that, right? But Right. if whenever I get 100% block of my blood vessel, that part of the heart muscle die, that is what we call heart attack. If I get one heart attack, two heart attack, three heart attack, then every time my heart muscle die, the dead does not work. Dead cannot pump. It is dead. So my pump becomes weaker and weaker. Similarly, if my valve problem is for a long time, my heart pumping gets weaker and weaker. Or there can be viral infection, bacterial infection. There are many other causes, what we call idiopathic, that my heart pump gets weaker and weaker. In that case, I have to change the heart or change that pump. That is called heart transplant. Now, if the heart transplant is not possible in some patients, or the heart is failing too fast and there is no donor on horizon but from which I will get a heart to give it to that patient, then there are mechanical circulatory supports. They are called temporary or permanent. So that permanent mechanical circulatory support. So like you have got a big computers, and from that computer, now you have come to a cell phone which you put in your pocket. It's the same computer, right? It's an advanced technology of a computer. And then similarly, these big machines which will support my heart, mechanical supports, they are so small that I can implant them in the body, and then patient can walk around, move around, go to gym, travel anywhere in the world with that artificial heart which is attached to his own heart. In heart transplant, we take out that heart and put a new pump. Right. Sir, is it LVADs? Are we talking about like Yes, left that is a ventricular LVAD. assist devices? Yeah. Yes. So that can be put into the body of the person, and Yeah. then that person can move freely. आराम से वो कहीं पे भी जा सकते हैं. Yeah. So we have two sides of the heart, left side and a right side. And then the left side is the one which pumps the blood to the whole body. And the right side of the heart pumps the blood in our lungs. Gets oxygenated, comes on the left side, and that left side, that oxygenated blood pumps it to the whole of the rest of the body, right? That is normal. So this left side of the heart, when it is fed, we put left ventricular assist device. So it is assistance to our natural heart.
It's not a Right. transplant. So the patient has to live with that, and they do really well. The results of both are quite good. But then there is a science in which you can put LVAD, in which you cannot put LVAD, in which you can do transplant. So for that, we have to evaluate and study the patient, and then try to tell him and make him educated. That see, till that time there is a medicines. The medicines will work till a particular point. After that, medical also don't work, and that is what we call refractory heart failure. So again, मैं अभी ऐसा इंग्लिश में बोलते जा रहा हूँ because it is my language is English. No, so that's completely fine. परंतु हार्ट फेलियर की हमारे ऐसी स्टेज आती है कि जहाँ पे हमारे जो दवा है वो काम नहीं करती, उसकी मर्यादा आती है, फिर उसके बाद हमें ट्रांसप्लांट या कुछ करना पड़ता है. जो 4 या 5 दवा है हमारे पास, जो हम ये एंड स्टेज हार्ट फेलियर पेशेंट को देते हैं, मगर जैसे वो हार्ट फेलियर होता है तो हमारे बदन पे सूजन आती है, पैर पे सूजन आती है, फफेड़े में सूजन आती है, फफेड़े में पानी जमता है, वो फफेड़े का पानी फिर पैर में जमता है. वैसा हमारे पेट के अंदर, पेट में या इंटेस्टाइन पे भी हमारा वो पानी जमता है. तो हम जो टैबलेट लेते हैं वो हमारे हजम नहीं होती है, वो खून में नहीं जाती है. तो रात को पेशेंट 2-3 बजे हमारे पास आता है कि सर मैं सांस नहीं ले सकता हूँ, सांस नहीं ले सकता हूँ. वही दवा का इंजेक्शन हम देते हैं, पेशेंट को अच्छा लगता है, बढ़िया लगा, अभी मैं खुश हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सांस ले सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मेरे को जाना है घर. जाता है, 4 दिन के बाद वापस आता है. सो ही बिकम्स अ फ्रीक्वेंट फ्लायर. इट्स अ फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम हो जाता है. तो ये दवा की मर्यादा है, इसके बाद दवा काम नहीं करेगी, और 5वां दवा भी नहीं है इसके लिए. Right. So then the heart transplant is a better option, and the quality of life is phenomenal. It's super. अभी हार्ट ट्रांसप्लांट करके ऐसा नहीं कोई हुआ है कि अभी 50 साल हो गए हमारी दुनिया में हार्ट ट्रांसप्लांट चालू है. पहला ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो 1960 में जो हुआ था, पहला ट्रांसप्लांट 1967 में. तो उसके बाद अभी 50 साल हो गए, ये हार्ट ट्रांसप्लांट हजारों लोगों पे किया है, 10,000 लोगों पे किया है. मगर ऐसा नहीं है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद कोई आदमी 100 साल जिया है. हमें भगवान ने जितनी जिंदगी दी उतनी जीने वाले हैं, मगर कैसा जीने वाले हैं, हर एक सांस में मरते हैं कि हर सांस लेके खुद को, हमारे फैमिली को, समाज को अच्छी तरह से जी सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, इस तरह से जीना. दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ द हार्ट ट्रांसप्लांट इज. इट इज फिनोमिनल. इट इज फिनोमिनल. अगर मैं अभी हमारा कॉन्फ्रेंस था हार्ट फेलियर और ट्रांसप्लांट का जो कॉन्फ्रेंस था 2019 में, तो वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट जो है जो दवा देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट गलत है और ये ट्रीटमेंट अच्छी है, ऐसा नहीं है. जो हर एक की मर्यादा है, हर एक की फायदे, हर एक के तोटे है, हर एक ट्रीटमेंट के, वो मिनिमली इन्वेसिव हो या एडवांस हो या ट्रांसप्लांट हो या दवा हो या एंजियोप्लास्टी हो, हर एक के फायदे है, तोटे है, रिस्क है, बेनिफिट्स है, एडवांटेज है, मर्यादा है हर एक के. और वो समझना जरूरी है कि मेरे कौन सा सूट ज्यादा होता है, वो डॉक्टर से समझवा लेना और फिर अपना डिसीजन लेना वो जरूरी है. मैं तीनों कर सकता हूँ, मैं रिपेयर भी कर सकता हूँ, माल रिप्लेस भी कर सकता हूँ. रिप्लेस मेरे लिए बढ़िया है, सबसे अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ, सबसे इजी है, मोस्ट इजी थिंग. वो फेक निकाल के काट के फेंक देने का और नया लगाने का. मगर वो रिपेयर जो करना होता है उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा कलाकारी लगती है. रिस्क ज्यादा है करने वाले को, फायदा ज्यादा है करवा लेने वाले को. तो वैसा भी ये दवा से अगर हो सकता है उतना हम ज्यादा पुल कर सकते हैं, मगर फिर एक जो मर्यादा आती है तो वो दवा काम नहीं करती है. तो फिर तो जो पेशेंट दवा पे है वो बोलते हैं कि अभी मैं थोड़ा चल सकता हूँ बिना तकलीफ के. मगर जो ट्रांसप्लांट किया जो लड़की है, लड़का है या आदमी है, वो पूरा गाने पे डांस कर सकता है बिना कोई फिकर के, बढ़िया, ब्यूटीफुल. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस हार्ट ट्रांसप्लांट. So that's a very insightful answer. Thank you so much. But जैसे आप अभी बता रहे थे, heart failure and heart attack, they are not the same. Of course, ये बहुत अलग-अलग चीजें हैं. But आजकल हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं. Lately, I think हम लोगों ने केसेस सुनने शुरू करे हैं कि आजकल यंग लोगों में हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं. उनका हार्ट अटैक नहीं आता है, उनका सीधा हार्ट फेलियर्स होता है. उसकी क्या कारण है? अगर हम छोटा सा इस बारे में बात करें तो. Usually it is a viral infection. इस प्रकार का जो वायरस है वो हमारे बदन में जाता है, हवा से जाता है, हमारे बदन में जाता है, हवा से जाता है, समझता नहीं है, और वो दिल को पकड़ लेता है, काटता है, दिल को इतना पकड़ता है
कि वो दिल की पंप करने की ताकत कमजोर 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 करते ना। दूसरा जो है वो इडियोपैथिक, मालूम नहीं होता है मगर वो फैमिलियल होता है कि फैमिली में फादर या मदर या ब्रदर या सिस्टर या अंकल किसी ना किसी को होता है, वो फैमिली में चलते चलते आता है कि दिल की पंप करने की ताकत यंग एज में ही, जब वो जवान हो, जवानी में ही वो खराब होने लगते हैं, कमकुवत होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। कभी कभी बच्चे में होता है। कि मेरे को परसों ही एक 6 महीने का बच्चा है, अमेरिका में है, उसका हार्ट फेल हो गया है। उसका दिल की पंप करने की ताकत अभी 70% 70% चाहिए, अभी 10% हो गई है। तो ये इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक यानी उसको वजह नहीं रहती है, वो हो जाता है। बट सर वही है कि जब भी हम इस बारे में सुनते हैं तो इतना वो लगता है, क्योंकि जब बुरा हम लोग लगता को बहुत बुरा लगता है, और ऐसा लगता है कि साइंस की इतनी तरक्की के बाद भी हम लोग कुछ चीजें हैं जिसमें हम पीछे रह गए हैं। कि क्योंकि जब भी हम हार्ट सर्जरीज या कुछ सर्जरीज के बारे में हम बात करते हैं तो आई थिंक हमारे माइंड में एज बन जाती है कि इसी एज के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है। बट जब हम यंग लोगों में देखते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। there are few causes which are genetic or familial, or by genetic technology, by advanced genetic technology, by the gene which has been mutated, gene जो बदल गई है हमारे में, जो हमारे पेरेंट्स से आती है, उसमें थोड़ा बदल होता है। इसके लिए हम दो आदमी सेम नहीं रहते हैं, दो जुड़े हुए भाई भी सेम नहीं रहते हैं, थोड़ा सा फर्क रहता है। पेड़ पे जो दो पन्ने रहते हैं आजू बाजू, वो हर पन्ना अलग रहता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा जीन का म्यूटेशन होता है। और ये हार्ट की जो दिल की जो जीन है, उसमें अगर म्यूटेशन हो गया है, उसमें जो बदलाव हो गया है, वो वापिस ऐसे थोड़े कंडीशन है, बहुत थोड़े कंडीशन है कि जो ट्रीटमेंट करके फिर वो बिना ट्रांसप्लांट करके, बिना मैकेनिकल सपोर्ट लगा के उसका दिल वापस अच्छा कर सकते हैं। बट देयर आर वेरी थोड़े ही कंडीशंस ऐसे हैं। राइट राइट, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली आपसे बात करके सच में हार्ट सर्जरीज ऐसा इजी लग रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, डॉक्टर्स बैठे हैं हम लोग का ध्यान रखने के लिए। वैसे भी डॉक्टर्स ऑफ कोर्स व्हेन वी से डॉक्टर्स आर गॉड, एंड कोविड-19 ने तो अच्छे से प्रूव कर दिया है कि रियल हीरोज जो हैं वो डॉक्टर्स ही हैं। ये सेलिब्रिटीज वगैरह जो कुछ नहीं है, ज्यादा तो डॉक्टर्स हमारे लिए ज्यादा मतलब हमारे सपोर्ट में रहते हैं, हमारे लिए सर्व कर रहे हैं। तो आपके से बात करके काफी अच्छा लग रहा है कि हार्ट सर्जरीज भी इजी हो सकती है व्हेन यू एक्चुअली टेक केयर ऑफ इट। और लास्टली बट एक क्वेश्चन है उन्हीं से जिन्होंने हमसे वो क्वेश्चन पूछा था। ही आस्क्ड, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन सर, बट अब क्या मुझे कोई टेस्ट कराने की जरूरत है या मैं सीधा सिर्फ दवाइयाँ खा सकता, कुछ दिन खाने शुरू कर पहला सकता सीधा हूँ? दवाई शुरू कर दो, पहला दवा शुरू कर दो, और तकलीफ हुई तो टेस्ट करो, नहीं तो टेस्ट करने तकलीफ नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट। there is no point. ओके, So you Great must stuff. listen to your body. If you are walking every day, if you are walking doing some exercises every day, और वो करते टाइम तुमको ऐसा लगा कि अरे मैं ये साल इतने साल में कर सकती थी, मैं 3 सीढ़ी चढ़ सकती थी, आज मैं नहीं चढ़ सकती, तो फिर टेस्ट करवाना जरूरी है। फिर दूर नहीं करना। राइट, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, आपने इतने इजीली और सिंपली आंसर दिया है। वी रियली अप्रिशिएट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम, and mainly we really appreciate your time sir, because we know how valuable your time is. But before ending this, I request you to give a small message to the viewers. क्या keep your heart healthy, that is very very important. There are ऐसी कुछ बातें हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं करते फिर भी होता है। जैसे हम लास्ट बोल रहे थे कि ऐसी किस वजह से मेरा दिल खराब हो गया। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें कोई वो मैं ये नहीं करता, मैं योगा करता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं सब बराबर करता हूँ सब, फिर भी मेरे को क्यों नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम मुझे। मगर जैसा उम्र है, जैसा निसर्ग है, वो हमारा वो बदन को चेंजेस होने के ही है, होने वाले ही है। किसी को 70 साल में होते हैं, किसी को 60 में होते हैं, किसी को 50 में होते हैं। मगर ये कुछ बिना कुछ वाइसेस, बिना स्मोकिंग, टोबैको या ऐसा कुछ होके बिना करके भी अगर जो होता है, उसके लिए मेरे पास जवाब नहीं है क्यों होता है। मगर अगर भी होता है तो योग्य ट्रीटमेंट लेके, योग्य जो जैसे, और ये समझना है कि इसके लिए क्योर नहीं है,
क्योर नहीं है, मगर जो हम इलाज कर रहे हैं वो अच्छा जीने के लिए कर रहे हैं, ज्यादा जीने के लिए नहीं है मेरे ख्याल से। आई मे बी रॉन्ग, और आई मे बी, दिस इज माय ओपिनियन ऑफ लास्ट सो मेनी इयर्स व्हाट आई हैव सीन। तो आप जो मेरे को भगवान बोल रही है वो भगवान नहीं है, मैं भगवान मेरे हाथ पकड़ के मेरे से करवा लेता है, ये बात सही है। वो मेरा ही क्यों हाथ पकड़े उसने, वो मुझे मालूम नहीं, वो आप बताइए। मगर आपको जो दिल दिया है वो इतना अच्छी तरह से जियो, इतना अच्छे से रखो कि अगर मुझे इस तरह से या ब्रेन डेथ होके या इस तरह से कोई मेरा मृत्यु हो जाएगा तो वो दिल मेरा और किसी को काम आएगा, ट्रांसप्लांट के लिए काम आएगा, तो मैं मेरे मृत्यु के बाद भी किसी को मदद कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, उसको उससे ही ज्यादा मेरे को आनंद है। और वही मैं, वो ज्यादा हीरो है मेरे से, जो लोग अपना ऑर्गन देते हैं, अपना देहदान देते हैं, they are the I salute them, and they are the real heroes. That is all I want to say. Keep your heart healthy so that it can be used even after your death. Wow, that's a very inspiring message, sir. Thank you very much. And हम भी अपने viewers को सिर्फ यही बोलना चाहेंगे, जैसे कि डॉक्टर मुले ने बोला, खुल के जियो, खुश होके जियो, and actually he brought a very valid point कि जो ऑर्गन डोनेट करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक हर किसी को इस चीज के लिए एनरोल कर लेना चाहिए, रजिस्टर कर देना चाहिए। मैं खुद एक ऑर्गन डोनर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी का कुछ नहीं पता कब क्या होना है, बट एटलीस्ट अगर हम मरने के बाद भी किसी के काम आ सकते हैं तो व्हाई नॉट। So I think that's a very inspiring message, sir. Thank you very much. And I hope that इस webinar के through हम आप सबको कुछ help कर पाए हो. In the end, I would like to thank SeekMed, a telemedicine platform helping patients community through video consultations and connecting them with the award-winning doctors of national and international repute from all over the world. And we promised that we would keep coming back on a webinar with new and much needed topics to answer your queries by our senior experts. Thank you so much once again, and please like, follow our SeekMed page for healthcare updates and download the app for a video consult with the doctor.